डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का मनपसंद कार्यक्रम, जिसमें बात होती है कृषि संबंधी विभिन्न विषयों के बारे में। हमारी कोशिश होती है कि इन विषयों को लेकर हम आपको जागरूक करें, आप तक तमाम जानकारियां पहुंचें और साथ ही जैसा कि आप कार्यक्रम का नाम जानते हैं हेलो किसान, यानी सीधे आपसे संवाद भी होता है और आपके सवालों के जवाब लेते हैं हम अपने विशेषज्ञों से भी। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं दो विषयों के बारे में, और ये दोनों ही विषय आज के समय के अनुसार, जो सीजन चल रहा है खेती में उसके अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों ज़रूरी है हमारे किसानों के लिए ये जानने के लिए कि कैसे वो एक टिकाऊ खेती को अपनाएं, और साथ ही अगर आप दालों की खेती कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी दालें हैं जिसके बारे में विशेष तौर पर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये तमाम बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो विषय हम हर एपिसोड में लेकर आते हैं, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेलो किसान के विषय पर। हमारा आज का विषय चना एवं मसूर की खेती में समसामयिक कार्य, और दूसरा हमारा विषय है कृषि में टिकाऊ खेती का महत्व। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें 1800-113060, और दूसरा नंबर भी नोट कर लें 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस फ़ोन उठाएं और अपने सवाल, अपनी आशंकाओं को हम तक पहुंचाएं, जिसका समाधान लाइव दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप हमें बता सकते हैं अपने सवाल व्हाट्सएप के माध्यम से भी। तो व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और आसान तरीका बता दें आपको, अगर आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपकी पहुँच इंटरनेट तक है, आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। तो जो भी माध्यम आपके लिए सुविधाजनक हो उसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बता दें कि चाहे आप कॉल करें, आपका व्हाट्सएप सवाल हो या फिर ईमेल ही क्यों ना हो, ये सभी सवाल हम आपके कार्यक्रम में लाइव शामिल करेंगे और उनका जवाब लेंगे विशेषज्ञों से। तो आप ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं, उनसे आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामस्वरूप बानाजी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। तो आज का जो हमारा विषय है उस पर आप हमें विस्तार से जानकारी देंगे, और चना और मसूर का जो हमारा विषय है, जो कि हमने बताया कि एक समसामयिक कार्य कौन कौन से इस वक्त जो करना चाहिए। और दलहन की बात करें तो हमारे लिए ये खाद्य सुरक्षा से ज़्यादा हमारे पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि दालें प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, और हमारे देश में आज भी ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो वेजिटेरियन है, या फिर ये कहें कि हम अभी भी मांस हमारे भोजन का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में एक ये चैलेंज रहता है कि प्रोटीन की पूर्ति कहाँ हो। इसीलिए सरकार भी हमें दलहन के लिए हमारे किसानों को भी प्रोत्साहित करती है, और आम नागरिक को भी बताती है कि क्यों दालों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा किसानों के लिए भी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, और हमारे साथ डॉक्टर बाना है जो कि आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे, और हमारे दूसरे मेहमान जो है उनसे मुलाकात करवा देते हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप खाद्य प्रसंस्करण विज्ञान एवं फसलोत्तर विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से हैं। तो जो हमारा दूसरा विषय है कृषि में टिकाऊ खेती का महत्व, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे जो एक और मेहमान जो हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उनसे मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से हमारे साथ आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो तीन बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विषय के बारे में आप जान चुके हैं। व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। तो चलिए विषय को और बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद है। डॉक्टर बाना, सबसे पहले जैसे कि चना एवं मसूर की हम बात करते हैं,
और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक समय था जब थोड़ा सा किसान दलहन को लेकर उतने आश्वस्त नहीं रहते थे, उतना रुझान नहीं दिखता था, लेकिन अब बीते 10 सालों में जितना प्रयास हुआ इस दिशा में, हम देख रहे हैं कि किसान इससे बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। और इस समय जिन किसानों ने फसल ली है उनके लिए ये समय कितना महत्वपूर्ण है? जी, अगर हम दाल वाली फसलों की बात करें तो निश्चित तौर से उनका महत्व हमारे भोजन में और पोषण में तो है ही, साथ ही हमारा जो पशुधन है उसके लिए भी, विशेषकर जो छोटे और जो मझले किसान हैं उनके जो पशु होते हैं, भेड़ बकरियां और रेगिस्तान का जहाज ऊंट, उनके लिए भी एक उन्नत चारा और उनकी पोषण सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। साथ ही ये मृदा उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण करके, और जो पोषक तत्व हैं उनको उनमें वृद्धि तो करते ही हैं, साथ ही मृदा की जैविक और भौतिक दशा में भी सुधार करते हैं। और आजकल तो जो सघन कृषि प्रणालियां हैं, हमें सिर्फ एक फसल के रूप में इनको नहीं देखना चाहिए। फसल प्रणाली की यदि बात करें हम संपूर्ण रूप से, तो उसमें दलहनी फसलों का समावेश एक तरह से अंग्रेजी में कहते हैं ना विन विन सिचुएशन, उस तरह से है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आपकी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है, आय में वृद्धि करता है, लागत में तो कमी करता ही है। साथ ही क्योंकि एक ही तरह की फसलें खेत में लगाने से कई प्रकार के खरपतवार, कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उसमें जो चने या मसूर जैसी फसलें हैं उनकी खेती करने से आप उन सभी परेशानियों से भी बच सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इससे। और हम कहते हैं कि फसल विविधीकरण या फसल चक्र में दलहनी फसलें किसी वरदान से कम नहीं। डॉक्टर कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं चना एवं मसूर की खेती में समसामयिक कार्य, यानी अभी जिन किसानों ने फसल ली है, कौन कौन से कृषि कार्य हैं जिन्हें करना चाहिए, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तापमान अचानक काफ़ी कम भी हुआ और अब थोड़ा तापमान बढ़ भी रहा है, तो जो ये तमाम जो वेदर कंडीशंस हैं, जो मौसम का उतार चढ़ाव है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि दालें सेंसिटिव फसलें होती हैं, संवेदनशील फसलें होती हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, किससे पूछ रही हैं? कृष्ण कुमार से? जी सर, आपसे बात कर रहे हैं सर। जी, क्या पूछा? सुनाई नहीं दी, आवाज आ रही थी बैकग्राउंड। सर, अभी मौसम को देखते हुए और जो तापमान है उसको देखते हुए जो ये फसलें हैं चना और मसूर की बात करें, तो उनमें कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना चाहिए किसानों को इस वक्त? जी, ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि इस समय तो वातावरण शुष्क हुआ है, और आप देख रहे हैं कि चना जो है कई जगह पर हार्वेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन कई मैदानी क्षेत्रों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमने ये देखा है कि चना जो है अभी जिसमें फूल और फलियां बन रही हैं। जी जी। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान रखने की बात है कि इस समय खास तौर से एक कीड़ा लगता है जिसको हम हेलिकोबर्पा कहते हैं। तो हेलिकोबर्पा का आपको ये देखना है कि वो कीड़ा किस संख्या में आ रहा है, कितनी संख्या है, और यदि ऐसा आ रहा है तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि यदि ETL जो कि यदि उसमें ज्यादा कीड़ों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो आपको कीड़ों के रोकथाम के लिए कुछ जो संस्तुत दवाइयां हैं उसका स्प्रे कर सकते हैं। जी जी। और जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि आप यदि ठीक से बीज शोधन किया होगा और ठीक से लाइन में सोइंग किया होगा, खरपतवार का नियंत्रण किया होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके खेत में बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होगा। जी। और किसान भाई यदि इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, और जैसा कि पहले बताया गया कि फसल चक्र और मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया होगा, तो मुझे लगता है कि बीमारी बहुत कम से कम। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मृदा का स्वास्थ्य और फसल चक्र में जो
कीट और बीमारियों की भी बात होती है उससे भी काफ़ी हमें लाभ होता है, उस समस्या का भी समाधान होता है जब हम फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं समसामयिक कार्य, यानी इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य हैं जिन्हें ध्यान में रखना हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें सही परिणाम यानी अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। तो आगे इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जिन किसानों ने चने और मसूर की फसल लगा रखी है वे उसमें समसामयिक कार्य जरूर करें। पहले बात करते हैं चने की। चने में जरूरत हो तो फूल आने से पहले ही सिंचाई करें। फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फूल झड़ने से उपज में हानि होती है। बारानी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता और जाड़े की बरसात न होने पर बुआई के 75 दिनों बाद सिंचाई करना फायदेमंद होता है। असिंचित क्षेत्रों में चने की कटाई फरवरी के अंत में होने लग जाती है। अगर चने के खेत में चिड़िया बैठ रही हो तो ये समझ लें कि चने में फली छेदक का प्रकोप होने वाला है। फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस 250 से 350 शिशु समतुल्य साथ ही 1% टीनोपॉल का उपयोग 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव फरवरी के अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं। चने में 5% NSKE या 3% नीम का तेल या 2% नीम के पत्ते का निचोड़ भी फली छेदक के नियंत्रण का एक अच्छा विकल्प है। लेकिन किसी भी दवा का उपयोग कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। वहीं बात अगर मसूर की करें तो मसूर की फसल में माहू कीट पत्तियों और अन्य कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। तेलिया कीट भी मसूर की पत्तियों, फूल और फलियों पर पाया जाता है। माहू और तेलिया कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपायरिफॉस 20 EC की 750 मिलीलीटर या डाइमिथिएट 30 EC की 500 मिलीलीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। वहीं मसूर में रतुआ रोग के लक्षण दिखाई देते ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसल पर मैंकोजेब के 0.25% घोल यानी 5.2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि इस वक्त कौन कौन सी कीट और बीमारियां लग सकती हैं और ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हुई जो हमारी आज की पहली जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई उसकी, और बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय पर जो कि है कृषि में टिकाऊ खेती का महत्व। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं जहाँ विकास भी हो लेकिन साथ ही साथ हम अपनी प्रकृति के साथ भी जस्टिस कर सके, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ सके। और इस बात का ध्यान हमारे किसानों को भी विशेष तौर पर रखना होगा क्योंकि वही है जो प्रकृति के सबके करीब होते हैं। तो क्या है ये टिकाऊ कृषि और कैसे हमारे किसान इसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इससे जुड़ी विशेष बातें कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं। तो सर हमारे साथ डॉक्टर दिनेश जी हैं। सर, हम देख रहे हैं कि कृषि अब हमारे सरकार का फोकस है बिल्कुल, और हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो टिकाऊ कृषि की हम बात कर रहे हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसका सही मायने में अगर मैं किसानों की भाषा में समझने का प्रयास करूं तो इसका क्या अर्थ निकलता है? देखिए, टिकाऊ खेती हमें अभी हमारे समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। टिकाऊ कहने का अर्थ है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों को संचित करते हुए हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी इसे संचित करके रखना है कि वो भी इसका प्रॉपर एक सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। नेचुरल रिसोर्स हम कहते हैं, जैसे हमारे पास जो पानी है तो पानी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। हमें कहीं भी जब जाते हैं किसी भी क्रॉप को लेते हैं तो फ्लड इरिगेशन को हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। टपक सिंचाई जिसे हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से क्या है कि हम उससे पानी का सही इस्तेमाल करते हैं। पौधों को कितनी ज़रूरत है हम उतना ही पानी का इस्तेमाल करते हैं जो पौधों की पैदावार के लिए ज़रूरत है और उसके पूरा हो जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं उर्वरक के इस्तेमाल।
तो उर्वरक का कोई भी अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये सोच के कि हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी यदि हम ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पौधों की एक अपनी क्षमता होती है, जितना उर्वरक वो ले सकते हैं उनकी बढ़वार के लिए और उपज देने के लिए। तो हमें ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं, और तीसरा सबसे ही जो इम्पॉर्टेंट इशू है, सबसे ही महत्वपूर्ण है, वो है मृदा। जी। तो मृदा का स्वास्थ्य ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मृदा के स्वास्थ्य के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मृदा के स्वास्थ्य में अभी क्या है संचित, जिसके लिए सरकार ने अभी एक सॉइल हेल्थ कार्ड का भी उपयोग किया है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता यानी मृदा बहुत आवश्यक है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको अच्छी फसलें चाहिए तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, पानी कहाँ से मिलता है, वो मिट्टी से ही मिलेगा। तो इसलिए मिट्टी की सेहत दुरुस्त करना, उससे सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो जल है या फिर और पोषक तत्व हैं, उनका किसी तरीके से हनन ना हो। उनका बिल्कुल आप समझ लीजिए पूरी सोच विचार के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बैंक खाते में समझ लीजिए आपकी सेविंग है जिसे आप खर्च करते रहेंगे लेकिन जमा नहीं करेंगे तो एक दिन कंगाल हो जाएंगे। यही चीज़ मिट्टी की सेहत पर भी लागू होती है और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी। तो आइए सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। टिकाऊ या सतत कृषि खेती की एक ऐसी पद्धति है जो खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों को इस तरह से उत्पादित करने पर केंद्रित है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ हो, साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य हो। टिकाऊ कृषि का लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है। दरअसल कृषि में टिकाऊ खेती का काफी महत्व है। टिकाऊ खेती में मिट्टी के कटाव को कम करके और मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करके मिट्टी के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। इसमें फसल चक्र और कम जुताई जैसी प्रथाएं शामिल है। टिकाऊ खेती का मकसद सिंचाई की ऐसी प्रणालियों का उपयोग करना है जिससे पानी की बर्बादी कम हो। टिकाऊ खेती में नुकसानदायक कीटनाशकों और शाकनाशियों के इस्तेमाल को कम करके एकीकृत कीट प्रबंधन का उपयोग करने पर जोर दिया जाता है। इसमें फसल विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। टिकाऊ खेती में मिट्टी को कटने से बचाने और मिट्टी की सेहत में सुधार करने के लिए पिछले साल के फसल अवशेषों को मिट्टी की सतह पर ही छोड़ दिया जाता है। इसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और कीट व रोगों के दबाव को कम करने के लिए साल दर साल जमीन के एक खास टुकड़े पर उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों को बदलने पर भी जोर दिया जाता है। बता दें कि सरकार भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी PMRKVY के तहत टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दे रही है। तो भी आपने देखी रिपोर्ट टिकाऊ कृषि पर, और ऐसे में हम अपने दर्शकों से, किसानों से कहना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आज आप कदम उठाएंगे तभी हम आने वाला समय, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बेहतर हो, बेहतर कल हम उन्हें दे सकें। इसके लिए हमें शुरुआत आज से ही करनी होगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत कड़ी आप किसान हैं। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स, आपके ईमेल और आपके व्हाट्सएप सवालों का हमें इंतजार है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप हम तक पहुंचाएं और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम हेलो किसान में बात कर रहे हैं दलहनी फसलों की, यानी चना एवं मसूर की, और साथ ही कृषि में कैसे हम टिकाऊ प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप जी हैं, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। नंद स्वरूप मिश्रा जी, स्वागत है सर आपका हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है। हेलो, हाँ नमस्कार, नंद स्वरूप मेरा जी, नाम सुन पा रहे हैं आप? मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ जो हमारी नंद स्वरूप जी, क्या आप तक मेरी आवाज जा पा रही है? हमारे खेत समतल होने चाहिए, कहीं पर हमारे खेत ऊंच नीच होते हैं, कहीं जल भराव होता है, और मैं मिट्टी की जांच के दौरान यदि पता चलता है कि हमारे खेत में कितनी कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, जस्ता, लोहा, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, ये सब चीजें कितनी होनी चाहिए। और दूसरी चीज एक चीज मैं जानना चाहता कि जो अवशेष लोग खेतों में जला देते हैं, ये टिकाऊ खेती में कितना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा है, ये जो हमारी दलहनी फसलें हैं, जैसे में मसूर है, हमारा चना है, तो चना में कभी कभी पौधा नीचे सूख जाते हैं, जब दाने बनते हैं तो में कीड़े घुस जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, दोनों ही विषयों से जुड़े हुए आपके प्रश्न हैं। तो पहला आपने टिकाऊ कृषि प्रणाली के बारे में जानना चाहा, तो डॉक्टर दिनेश, जैसा कि ये पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन से पोषक तत्व कितने होने चाहिए मिट्टी में, और फसल अवशेष जो हमारी कृषि में अपशिष्ट निकलता है उससे क्या मिट्टी को नुकसान होता है। मेरे ख्याल से फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये टिकाऊ कृषि में कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए स्वरूप जी नमस्कार। हर फसल की जो ज़रूरत है वो उस फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फसल उगा रहे हैं। दलहनी फसलों में अलग से उसका फसल के डिमांड होता है, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपने बताया मैग्नीशियम की या बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और ये हर फसल अपने हिसाब से उसमें देना पड़ता है। जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पहले अपने मृदा की जांच कराएं कि उसमें अवेलेबल कितना है, मतलब आपके पास है कितना आपके पास कार्ड में, और कितना आपको उसमें ऐड करना है, इतना जोड़ना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तभी पौधों की ज़रूरत पूरी होगी। तो किसी भी चीज़ में कोई भी उर्वरक इस्तेमाल करने से पहले मृदा की जांच अवश्य कराएं, और फिर जो दिया गया है कि इस फसल में कितनी ज़रूरत है वही उर्वरक का आप इस्तेमाल करें। अगर उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं दिख रही है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा था आपका अवशेष। देखिए अवशेष कई तरह के अवशेष होते हैं। अभी जो दिखाया जा रहा था कि फलों को दिखाया जा रहा था, फलों के भी अवशेष होते हैं। तो कई सारे अभी नए कार्य किए जा रहे हैं जिनमें फलों के गिर जाने के बाद उसके अवशेष से भी कई तरह के नए मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो इस्तेमाल किया जा रहा है न्यूट्रास्यूटिकल के डेवलपमेंट के लिए। तो किसान भाइयों को उसका फ़ायदा मिले, और वो अवशेष अभी आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ को दिया जाएगा, जो इंडस्ट्री उससे ऐसे कंपोनेंट बनाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरत होगी, जिसे हम सप्लीमेंट फूड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो कंपोनेंट हैं। और तीसरा ये सबसे है कि अगर आप चाहते हैं तो उसे आप परिवर्तित कर सकते हैं खाद्य के रूप में, जो आपके मिट्टी की उर्वरता को आगे बढ़ाएंगे। जी। दूसरा चना और चने के बारे में मसूर का था कि ये बोल रहे थे सूख जाता है, उकठा रोग का जो प्रकोप की बात कर रहे थे, जो मैं समझ रहा हूँ इनका प्रश्न। तो चना और मसूर में आमतौर पर समस्या आती है कि उकठा रोग का प्रकोप हो जाता है। तो उकठा रोग को सही तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक है ताकि हमारी जो दलहनी फसलें हैं उनकी पैदावार अच्छे से लें, विशेषकर रबी के मौसम में। और इसको नियंत्रण करना बड़ा आसान है। पहला तो जैसे कि हमने पूर्व में भी चर्चा की, एक ही खेत में बार बार एक ही फसल न लगाएं। अमूमन देखने में आता है कि चना बार बार कई सालों तक लगाते हैं, तो फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उकठा रोग की रोकथाम करने के लिए, भले ही वो चना हो या मसूर हो या अन्य दलहनी फसलें हो,
उसके लिए बीज उपचार सबसे उत्तम रहता है, जिसके बारे में डॉक्टर कृष्ण जी भी बता रहे थे। जी हाँ, बीज उपचार करना जरूरी है। उसमें थायरम और कार्बेंडाजिम का 2:1 में करें, या जो ट्राइकोडर्मा विरिडी से बीज उपचार करें। और अभी फसल में आ गया है तो उसमें जो बाविस्टीन है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करके और इस उकटा का नियंत्रण करना जरूरी है। एक और कॉलर है, विपिन है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से में कॉल लगाया है। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। मैम मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल में था कि चना और मसूर की खेती में अक्सर देखा जाता है एक समस्या आती है जिसमें उकठा रोग बोलते हैं और पेड़ ऑटोमेटिकली सूखने लगते हैं। और एक समस्या और है चने में जो अभी फिलहाल में आ रही है, वो ये है कि चने की पैदावार तो काफी अच्छी हो गई है और ज्यादा ही हो गई है और फलने और फूलने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, तो इसमें क्या समस्या हो सकती है ये भी जानना है और क्या उपाय कर सकते हैं। और टिकाऊ खेती के बारे में जानना चाह रहे थे कि वैसे टिकाऊ खेती में लागत तो कम आती है लेकिन क्या पैदावार और लाभ भी कम होने की संभावना रहती है। चलिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, उस पर मैं आऊँगी। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपने सवाल सुना, हमारे दर्शक विपिन ये बता रहे हैं कि चने और मसूर में एक समस्या जो है और सूखने की, और दूसरी समस्या यह है कि बढ़वार तो बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन उस तरीके से उसमें फल फूल नहीं लग पाते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या समाधान करे वो? ऐसा है कि जैसा कि चने और मसूर के में देखा गया है कि जैसा कि आपको पहले हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि उकठा रोग का बहुत प्रकोप होता है, यही किसान भाई का प्रश्न है। तो इसमें जरूरी ये है कि किसान भाई जब भी बीज लगाए तो एक तो रोग रोधी प्रजातियों का चयन करें, जैसे RPG 204, JG के 6, DPC 92। उसके बाद इस तरह से कई सारी रोग रोधी वैरायटीज है जिसको आपके स्थानीय जगहों से, विश्वविद्यालयों से, IPR इंस्टीट्यूशन से डेवलप किया गया है। पहले तो उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो है, आपको किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी जैव नियंत्रक है जैसे ट्राइकोडर्मा हार्जेनम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, उसको सड़ी हुई गोबर के साथ मिला करके और यदि पहले से ही प्रयोग कर दे किसान भाई, तो जमीन में जो सूक्ष्म तो लाभकारी सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या बढ़ जाती है और जब संख्या बढ़ती है तो ये जो उकठा रोग की बीमारी होती है वो नहीं करती है। और साथ साथ किसान भाइयों को चाहिए कि अलसी और सरसों का यदि इंटर क्रॉपिंग करें तो उससे भी बीमारी का नियंत्रण होता है। और जैसा कि पहले बताया गया कि फसल चक्र, लंबे समय का फसल चक्र यदि किसान भाई अपने खेती में समाहित करे तो इन सारी चीजों से किसान भाइयों का जो भी नुकसान होता है वो बहुत कम होता है। जी। तो इसके लिए जो लंबे अवधि का जो उपचार की विधि है, ये सारी विधियां हैं। ऐसा करने से मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों का नुकसान बहुत कम होगा। जी बिल्कुल। और सर, ये जो हमारा दूसरा विषय टिकाऊ कृषि, उसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं सर। अच्छा, देखिए, आपने जो अभी जिक्र किया कि आमदनी के बारे में, देखिए आमदनी का जहाँ तक सवाल उठता है, देखिए जब फसल चक्र आप अपनाएंगे और फसल चक्र में विविधताएं आप लाएंगे, जिसे हम कहते हैं कि अलग अलग क्रॉप के रोटेशन आप रखेंगे, तो क्या होता है कि मृदा की जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार भी होता है और उसमें आपके उर्वरक की क्षमता भी बढ़ जाती है और उससे पैदावार भी बढ़ती है। तो अगर आप मोनोकल्चर, एक ही क्रॉप को जब हमेशा लगाएंगे, एक ही फसल को हमेशा उगाएंगे तो पैदावार थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन यदि आपने फसल चक्र में विविधताएं लाई, अलग अलग तरह के फसलों को लगाएंगे, तो उससे आप आमदनी बहुत बढ़ेगी नहीं, लेकिन बहुत नुकसान भी आपका नहीं होगा और उसकी क्वालिटी ऐसी होगी कि प्राइस उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी जो कीमत है बाजार में वो बढ़ जाती है। कभी आप अगर बाजार में जाते हैं और कोई कहता है ये सेंद्रीय खेती से फल उगाया गया है और उस फल की कीमत 40 रुपये होती है और जो नॉर्मल तरीके से इनऑर्गेनिक उगाते हैं वो 10 रुपये की आती है, तो 4 गुना उसकी कीमत मिलने से आपकी आमदनी स्थिर हो जाएगी। जी बिल्कुल। सर, मैं चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि अक्सर ये किसानों के सवाल आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल मैं कहूँगी रहता है किसानों के मन में कि अगर हम प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे, रसायनों का इस्तेमाल नहीं
नहीं करेंगे और जो हम कहते हैं कि अपने पर्यावरण को देखते हुए उसके अनुरूप खेती करें तो उन्हें नुकसान ना हो जाए, कहीं उस तरह की पैदावार ना घट जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है किसानों के मन में, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम हमेशा ऐसा ना सोचें कि उससे कोई बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए नुकसान जो है वो जिसको हम कहते हैं डिमांड ड्रिवन अप्रोच, तो नुकसान हमें कुल आमदनी कितनी है उस फसल को उगाने से, इस बात को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस तरीके से सोचिए कि अगर आप प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में कामयाब होते हैं, अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हैं प्रकृति के प्रति, तो उससे बड़ा धन तो कुछ नहीं है। कहते प्रकृति ने जो हमें दिया है वो सबसे बड़ा धन है, और कहते भी हैं कि मिट्टी सोना उगलती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम यहाँ पे गणित लगा रहे हैं वो आप अगर दूसरे एंगल से देखें, दूसरे नज़रिए से देखें, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक कॉलर है, रणजीत है, जिन्होंने हमें सुपौल से कॉल किया है। आइए बात करते हैं उनसे। रणजीत जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए। नमस्ते मैम, मेरा राजमा पे सवाल है। मेरा रवि का राजमा है, वो मेरा 10 साल पुराना बीज हो गया और कल्याणपुर से हम बीज लेंगे तो वहाँ हमें रहने की व्यवस्था होगा 2 दिन ठहरने के लिए? राजमा अच्छा ठीक है डॉक्टर। हाँ जी, राजमा के बीज हम कल्याणपुर से लेंगे, कानपुर से जी। वहाँ रुकने की प्रबंध है कोई? जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार वहीं से है, कल्याणपुर कानपुर से, और हमारे जितने भी ICAR के संस्थान होते हैं उनमें हम हमारे किसानों का हमेशा ही स्वागत करते हैं, और हमारे लिए सर्वप्रथम किसान ही है। तो हर जो ICAR का संस्थान है वहाँ पर किसान घर होते हैं, जो किसान छात्रावास होते हैं, वहाँ पर आपकी रुकने की भी व्यवस्था हो जाएगी और बीज भी उपलब्ध होंगे। और मुझे लगता है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो उसके बारे में और ज़्यादा बता सकते हैं। सर, हमारे दर्शक है रणजीत, जिन्होंने सुपौल से हमें कॉल किया और ये जानना चाहते हैं कि अगर ये राजमा लेने के लिए आपके संस्थान में आते हैं तो क्या वहाँ पर तमाम सुविधाएं रहेंगी, क्या रहने की व्यवस्था रहेगी, और कहाँ से बीज प्राप्त हो सकते हैं वहाँ पर? जी हाँ, इसकी सुविधा है। यदि कोई भी किसान भाई आता है और वो अब तो चने का मसूर का समय खत्म हो गया है, यदि अक्टूबर में आप किसान भाई आए और पहले से आप अपना बीज का बुकिंग करवा लेते हैं तो अच्छी प्रजातियां जो भी हमारे संस्थान से विकसित किया गया है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर किसान छात्रावास भी है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं, और चाहे तो जब ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें ट्रेनिंग में भी आप आ सकते हैं। इसके लिए पहले से ही आपको निदेशक महोदय को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना होगा, और वो कैसे दे सकते हैं सर? सुविधा मिलेगी। जो आपने बताया रिक्वेस्ट लेटर देना होगा, वो किस तरीके से दे सकते हैं, कहाँ भेजना होगा? निदेशक को डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के निदेशक को एक पत्र लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अपना समय और नाम पता वगैरह लिख दे, ईमेल जो भी, तो आपको यहाँ से आपको सूचना आ सकती है कि किस समय आकर ले सकते हैं बीज या ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम टिकाऊ खेती पर। तो डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, देखिए अभी हमने जल पर बात कर ली कि सिंचाई के लिए टपक सिंचाई का इस्तेमाल करें और नई तकनीक का इस्तेमाल करें। अब उसके बाद अब हम आते हैं उर्वरकों के ऊपर। तो उर्वरकों का कैसे समेकित इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से इसका प्रबंधन किया जाए टिकाऊ खेती में? देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहले तो हमें जो प्राकृतिक संपदा है जल और मृदा, ये 2 संरक्षित यदि हमने कर लिया तो मृदा का स्वास्थ्य उर्वरक से ही बढ़ेगा। अब उर्वरक में जैसे हम इसे कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, जो आपने अगर यूज़ किया तो उससे ऑर्गेनिक कंटेंट जो नाइट्रोजन का है वो बढ़ जाता है। उससे क्या है कि मृदा की जो उर्वरकता क्षमता है वो बहुत ही बढ़ जाती है और उर्वरक को रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यदि हमें मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो हमें इस तरह के उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें रासायनिक रूप से ज़्यादा वो उर्वरक नेचुरल तरीके से जो बनाया गया उर्वरक है, जैसे केचुए की खाद है, इस तरह के उर्वरक को यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखेंगे। और प्राकृतिक संपदाएं जो भी हमारी हैं उनको यदि हम संरक्षित रखते हैं
तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहेगी और उसका उचित इस्तेमाल होने से, क्योंकि देखिए आने वाला समय में हमारे पास जो एरिया है वो कम होगा, जनसंख्या बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी चाहिए, क्योंकि हमें सभी को भोजन मुहैया कराना है। तो इन चीज़ों के लिए जो प्रेशर डेवलप होता है वो डेवलप होता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए। जी जी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर लें, एकीकृत कीटनाशकों का उपाय करें, जिससे कि जैसे वो इंसेक्ट पे डिजीज़ों को कंट्रोल करें। तो इस तरह में भी हम अभी जा सकते हैं इस तरह के संसाधनों पे, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को भी सेफ रखें, इनसे कीटनाशकों की जगह पे हम जो यूज़ करके उसे बचाएं। अभी समग्र खेती की बात चलती है, आने वाला समय आएगा जब हम रोबोट का भी इस्तेमाल करेंगे। जी जी। तो हम अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि हमारा आने वाला कृषि एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित भारत में किस तरह की कृषि प्रणाली को लेंगे, जिससे कि हमारी जो पैदावार अच्छी होगी, हम मैकेनाइजेशन की तरफ जाएंगे और कम से कम मृदा के नुकसान, जल के नुकसान से हम प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए हम ड्रोन का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जी। यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए हैं और आगे चीज़ों को और बढ़ाने का, उनको और विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। विकास और टिकाऊ खेती दोनों साथ साथ चल सकते हैं, ऐसा असंभव नहीं है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं विकास होगा तो प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी बर्बादी होगी। ऐसा नहीं है, आप बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो दोनों ही साथ साथ चल सकते हैं, और जिसमें इंसान का ही भला है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मच जाएगा, आप देखते रहें हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय आपको एक बार फिर से बता दें हम आपको। आज का हमारा विषय चना एवं मसूर की खेती में समसामयिक कार्य और साथ ही कैसे हम कृषि में टिकाऊ प्रणाली को अपना सकते हैं, यानी एक बेहतर तरीके की कृषि, एक ऐसी कृषि जो कि सबके लिए लाभकारी साबित हो। तो एक हमारे कॉलर हैं, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो, सूरज जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो जी, सुरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर। सुरेश जी बताइए क्या सवाल है? झुंझुनू राजस्थान से आप हमारे साथ। मसूर की खेती कमजोर है। अच्छा, मसूर की खेती सर क्या बताना चाहिए? जी हाँ जी, मसूर की खेती कमजोर है। जी देखो, कमजोर होने का क्या कारण है? आपको क्या लग रहा है, कोई बीमारी नजर आ रही है उसमें या कोई कीड़े लगे हुए हों, ऐसा है क्या? अरे थोड़ी पीली पीली हो रही है। अच्छा, हाँ, तो अभी का जो मौसम है उसमें वैसे तो इस बार क्या हुआ है कि सर्दियों के मौसम में निरंतर बरसात होती रही है, मावठ होती रही है ज़्यादातर क्षेत्रों में। तो इस बार अभी तक जो देखने में आया है कि चूंकि झुंझुनू राजस्थान से हैं तो जो रेतीली मृदाएं हैं वहाँ पर दीमक का प्रकोप बड़ा ज़्यादा होता है। तो इनको एक तो ये उखाड़ के देखना चाहिए कि कुछ जो पौधे पीले हैं उनमें जड़ों को काट तो नहीं रखा। तो यदि दीमक का प्रकोप होता है तो इनको क्लोरोपाइरिफॉस 20 cc जो दवा है वो खेत में या तो सिंचाई के साथ या सिंचाई के साधन कम उपलब्ध हैं तो सुबह जब ओस होती है, मिट्टी गीली होती है, उस समय सूखी मृदा में क्लोरोपाइरिफॉस दवा मिलाकर उसको खेत में बिखेर देते हैं तो इनका जो दीमक का प्रकोप है वो कम हो जाता है। पर इसके लिए इनको जो देखना जरूर है कि कहीं जड़ों में दीमक है तभी।
उसके अलावा फसल कमज़ोर रहने का एक और कारण होता है सही पोषक तत्व प्रबंधन नहीं करना। और पोषक तत्व प्रबंधन में मिट्टी की जांच जरूर कराएं, जैसे कि हमने पूर्व में भी बोला। और जो भी पोषक तत्व आपके यहाँ पर कम हैं उनको ठीक खुराक देनी चाहिए। यदि मैं चने को भी साथ में ले लेता हूँ, चना और जो मसूर है उसमें वैसे तो शुरुआती अवस्था में ही पोषक तत्व दिए जाते हैं, परंतु कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व यदि आपके क्षेत्र में कम हो, जैसे कि जिंक है या लौह तत्व है या बोरोन भी कुछ क्षेत्रों में कम होता है, तो उनका पर्णीय छिड़काव भी आप इस समय कर सकते हैं। जी डॉक्टर कृष्ण, आप हमारे साथ बने हुए? जी सर, जैसा कि हमारे दर्शकों का भी सवाल आ रहा है, जिन्होंने हमने देखा था 2 सवाल है बीमारी से जुड़े हुए, तो क्या करें हमारे किसान? अगर अब तो चलिए जो फसल ले ली वो तो ले ली, अगली बार जब वो अगर दलहनी फसलें लेते हैं तो चाहे वो मिट्टी की बात हो या फिर बीजों की बात हो, कहाँ सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए ताकि ये स्थिति ना पहुँचे? जी, सावधानी खेती के लिए, दलहनी फसलों के लिए सर, मसूर और हम चने पर बात कर रहे हैं आज। मसूर और चने की खेती, यस। ऐसा है कि यदि किसान भाई यदि रियली चाहते हैं कि उनके खेत में कम से कम बीमारी आए और कीड़ा कम लगे, तो मैं कहूँगा किसान भाई जब भी वो गर्मी की एक जुताई जरूर करे यदि आपका खेत खाली है, पहला बात। दूसरा बात, जैसा कि पहले बताया गया कि फसल चक्र अपनाना है, यह दूसरी बात। तीसरी बात कि आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना ही चाहिए। जितना भी आपके पास उपलब्ध हो गोबर की सड़ी हुई खाद, उसका प्रयोग करें। तीसरी बात है कि यदि कीट शोधन खास तौर से यदि चाहे तो किसान भाई जैव नियंत्रक जैसे ट्राइकोडर्मा है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया जैसे सीडोमोनास है, इस तरह के जैव नियंत्रकों का उपयोग करना अति आवश्यक है। चौथी बात है कि यदि आपको प्रमाणीकृत बीज लेने चाहिए आपको, और यदि आपका घर का बीज है तो उसको बीज शोधन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का यदि आप बुआई से पहले विशेष ध्यान रखेंगे तो बीमारी कम से कम आएगी। दूसरा बात यह है कि किसान भाई चाहे तो बीच में 1 साल या 2 साल के बीच में जो ग्रीन मैन्योर, जिसको हरी खाद का खेती बोलते हैं, हरी खाद कर सकते हैं और उससे भी खेत उर्वरता बढ़ती है। और आजकल भारत सरकार काफी जोर दे रही है जैविक खेती पर, तो जिसमें आप जीवामृत, घनामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र वगैरह का भी प्रयोग करें, जिससे किसान भाई को कम से कम लागत में आपकी जमीन को सुदृढ़ करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार उठा रही है। और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से भी उनको सब्सिडी भी देने की बात कर रही है। तो जब जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जब बढ़ जाएगा, जब उसमें बेनिफिशियल सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, तो आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके खेत में जब उर्वरता बढ़ जाएगी तो आपके खेत में कम से कम बीमारी और रोग लगेगा। इन सारी बातों को एक थंब रूल की तरह किसान भाइयों को जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, हमारे साथ आप जुड़े हुए थे। और हमारा जो आज का पहला विषय है चना एवं मसूर की खेती में समसामयिक कार्य, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और हमारे दर्शकों की समस्याओं का भी समाधान किया। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और अब मैं डॉक्टर दिनेश आपसे जानना चाहूँगी कि हम जैसे बात कर रहे हैं अभी कैसे हमारे किसान टिकाऊ खेती के महत्व को समझें और इसे अपनाएं। एक और हम बड़ी आम समस्या और कहें कि देखने में आम लगती है लेकिन इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं, और अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं तो इसके बहुत तरह के लाभ भी हो सकते हैं, जैसे हम सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से सुनते हैं। यानी जैसे फल हैं या फिर इस तरह के अपशिष्ट जो खेत में रह जाते हैं, उनका नुकसान भी कई बार होता है जब सड़ते हैं, गलते हैं। और एक नुकसान इस तरीके से भी है कि एक वेस्टेज है, तो इसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए आने वाला जो हमारा समय है तो फल उत्पादन के क्षेत्र में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम बात करेंगे तो वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का आना।
और जब हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएंगे तो क्या होता है कि फल हम लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें से करीबन 40 से 50% जो है वो एक बेकार समझ के उसको हम फेंक देते हैं, जो मिट्टियों में जाके वो परेशानी करते हैं, आपके इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डस हो जाते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा हमें एक शब्द जिस पर ध्यान देना पड़ेगा वो है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी कहने का मतलब है कि उसमें से ज़ीरो वेस्टेज, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, तो वातावरण को हमें बचाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ कि संतरे का उत्पादन होता है, संतरे के कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जूस बनते हैं, उसका जो पोमेस और छिलका होता है वो हम निकाल दिए जाते हैं, लेकिन उन छिलके से भी हम पेक्टिन नाम का पदार्थ निकाल सकते हैं, उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बीज से लिमोनिन नाम की चीज़ निकाल सकते हैं, और ये सब जो है फ्लेवोनॉइड्स हैं, इनका न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होगा तो कुछ भी जो है वो वेस्ट नहीं होगा, तो जीरो वेस्ट। तो हम अभी जो हमारा लक्ष्य है कि हम जीरो वेस्ट इकोनॉमी पे काम करना है कि कोई भी चीज़ बर्बाद ना हो, उसका सही इस्तेमाल हो, और वो हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल इसलिए होना चाहिए कि वो न्यूट्रिशन जो वेस्ट हो रहा था उसे हम अपने ऊपर लेके कंज्यूम करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, क्योंकि उस सभी में स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। यही सर्कुलर इकोनॉमी। बिल्कुल, तो चाहे वो हम लागत को कम करने की बात करें या फिर वेस्टेज को कम करने की बात करें, तब भी हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। आप कितना भी उत्पादन कर लें लेकिन वो मंडियों तक नहीं पहुँचेगा, उसके आपको दाम नहीं मिलेंगे, तो आपको उस तरह का लाभ नहीं मिलेगा, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। सर, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे आज के हमारे दलहन से जुड़े विषय के बारे में? दलहन में अभी जो जैसे ही फली बनना शुरू हो गई, कुछ जगह हो भी गई, कुछ जगह अभी बनना शुरू होने वाली है, तो आमतौर पर देखने फली वेदक कीट का प्रकोप देखने में नजर आता है, तो उसका जरूर ध्यान रखें। और उसके लिए जो जैविक कीटनाशी हैं जैसे कि HANPV है या नीम का तेल है, इनका छिड़काव करें, या इमामेक्टिन बेंजोएट 200 ग्राम या स्पाइनोसेड 200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके और इसको नियंत्रित करें ताकि आपके फसल अच्छी रहे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाना आपका भी, और डॉक्टर दिनेश आप भी हमारे साथ बने रहें। हमारे आज के दोनों विषयों के बारे में बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शक इन सभी जानकारियों का ध्यान रखेंगे, इनका उचित इस्तेमाल करेंगे, और चाहे टिकाऊ खेती की बात करें या फिर दलहनी फसलों की बात करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले अंक का हमारा विषय है कृषि बजट। हो गया, तो इसी पर हम बात करेंगे, और उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके कोई सवाल है, कोई आशंका है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अपने सवाल आप हमें एडवांस भेज सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके अलावा एक और आपको जानकारी दे दें कि आप ईमेल के साथ साथ हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद भी नंबर आपके लिए उपलब्ध है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस पर कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अगर आज का कार्यक्रम आप पूरा नहीं देख पाए हैं, कोई जानकारी फिर से देखना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल हमारा YouTube ID है, इसे सर्च करें। YouTube में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हेलो किसान वहाँ पर ज़रूर देखें। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, होगी आपसे मुलाकात अगले अंक में। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।